हेलो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात अब हम प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, संयुक्त संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना, दो शब्दों को मिलाना। तो इसीलिए यहाँ पर कितनी क्रियाएं मिली हुई हैं? दो या दो से अधिक। धातुओं का अर्थ होता है क्रिया। इन क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रियाएं ही संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वे नाश्ता कर चुके हैं। हमारे पास पहला उदाहरण है, वे नाश्ता कर चुके हैं। तो यहाँ पर करना और चुकना यानी कि दो धातुएं दी हुई हैं, दो क्रियाएं दी हुई हैं। तो दोनों क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह सवेरे दौड़ लिया करता है। वह सवेरे दौड़ लिया करता है। अब यहाँ लिया करता है, दोनों पर हमने रेखा खींची हुई है, तो लेना भी और करना भी। अगले उदाहरण में देखेंगे, उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखना, दिखाई और देना दोनों क्रियाएं दी हुई हैं। तो इसी तरह से इन दो धातुओं, दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रियाएं ही संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। इसके पश्चात क्या है कि ये जो सभी उदाहरण दिए हुए हैं, इन सभी उदाहरणों में जैसे लिया, करना, दिखाई देना, करना, चुकना, तो ये सभी दो दो धातुएं दी हुई हैं, तो इनसे संयुक्त क्रिया बन गई। अब आगे देखते हैं हम संयुक्त क्रिया के भेद। अब यहाँ संयुक्त क्रिया के कितने भेद दिए हुए हैं उनकी हम जानकारी आपको देंगे। संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया नंबर 1 पर है मुख्य क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया, नंबर 3 संयोजी क्रिया, नंबर 4 रंजक क्रिया। संयुक्त क्रिया के ये भेद बताए गए हैं। मुख्य क्रिया नंबर 2 पर, सहायक क्रिया नंबर 3 पर, संयोजी क्रिया नंबर 4 पर, रंजक क्रिया। अब आगे हम बढ़ते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में प्रयुक्त, संयुक्त क्रिया में प्रयुक्त क्रिया शब्द। जो संयुक्त क्रिया में जो क्रिया शब्द प्रयुक्त होता है, जो कर्ता एवं कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखता है। किस पर दृष्टि रखता है? कर्ता एवं कर्म। अब यहाँ पर देखो, कर्ता यानी कि जो क्रिया को करने वाला है और उसके द्वारा जो क्रिया की गई है वो कर्म, उसके व्यवहार पर दृष्टि रखने वाली ही क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, वह पढ़ लिया करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, पढ़ना, पढ़ना यहाँ पर क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। क्यों? ये कैसे हुई मुख्य क्रिया? क्योंकि वो क्या कर रहा है? वह लिया करता है। अगर हमारे पास यह उदाहरण हो जाता है तो वह लिया करता है, क्या लिया करता है, अर्थात यहाँ पर ये क्रिया, ये वाक्य पूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर कर दिया हमने वह पढ़ लिया करता है, तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो गया? हमारे पास मुख्य क्रिया हो गई। अब आगे देखना, उसे आने दिया जा सकता है। उसे आने दिया जा सकता है, और यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या होगी? आना। मुख्य क्रिया क्या होगी? आना। अब आगे देखना दोस्तों, अब हम आपको आगे और भी क्रियाएं बताएंगे, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आगे हम क्रियाएं पढ़ते हैं। तो क्रियाओं में हम आगे पढ़ रहे हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, सहायक यानी कि जो वाक्य होता है उस वाक्य में, वाक्य के आधार को सहायता प्रदान करने वाली। तो क्या है कि काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। किसका बोध कराने वाली क्रिया? काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे काल का बोध का मतलब, काल यानी कि आपने पढ़ा होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो जो क्रिया वर्तमान काल का बोध करा रही है तो वो वर्तमान काल यानी कि
सहायक क्रिया हो गई। और वो भूतकाल का बोध करा रही है तो भूतकाल में जो शब्द है वो ही उसकी सहायक क्रिया होगी। और भविष्यत काल का अगर वो बोध करा रही है तो भविष्यत काल में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो ही सहायक क्रिया होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है। वह पढ़ लिया करता है, वह पढ़ लिया करता है। अब यहाँ पर देखना, करता हमारे पास वह, उसकी क्रिया हो गई पढ़ना। लेकिन अब हमने है पर पहले ही रेखा खींची हुई है के नीचे रेखा खींची हुई है, यानी कि है रेखांकित शब्द हमने बना दिया। तो यहाँ क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर ये काल का बोध कराने वाला शब्द है, यानी कि ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। आगे देखना, राम बाजार जाता है। अब देखो है रेखांकित शब्द है तो इसीलिए, क्योंकि यह वर्तमान काल है तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? सहायक क्रिया हो गई। आगे हम देखते हैं संयोजी क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयोजी। संयोजी का अर्थ होता है कि जो मुख्य क्रिया के पक्ष में जो क्रियाएं होती हैं, संयुक्त होती हैं, मिली हुई होती हैं, वो क्रियाएं, जैसे कि संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति और वाच्य की सूचना देती हैं। वाच्य की सूचना कि वो कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या वो उसकी इच्छा पर है। वृत्ति का मतलब होता है उसके आचरण पर। जो क्रियाएं विद्यमान रहती हैं वो ही संयोजी क्रियाएं कहलाती हैं। आपके पास देखो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं। अब चाहना, अब ये उसकी इच्छा पर है, यानी कि वो पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है तो उसकी इच्छा पर है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? ये इच्छा द्योतक वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? इच्छा द्योतक वाक्य हो गया। अब आगे है, अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा। अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा। पढ़ नहीं सकूंगा, यहाँ पर अब उसकी असमर्थता दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है? असमर्थता दिखाई गई है। वो अब पढ़ने में, मतलब वो अब यह कार्य नहीं कर सकता, पढ़ने का कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? असमर्थता द्योतक वाक्य हो गया। आगे देखते हैं, उसे पढ़ने दो, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार की आज्ञा दी जा रही है कि आप उसे पढ़ने दो। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? अनुज्ञा द्योतक। कौन सा हो गया? संयोजी क्रिया के अंतर्गत, यानी कि उसकी वृत्ति है, उसका पक्ष है या वाच्य है, तो ये अनुज्ञा द्योतक वाक्य हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पुस्तक पढ़ी जा रही है। आपके पास उदाहरण है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। देखो, एक तो होता है पुस्तक पढ़ता है, तो वो हमारे पास कैसा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन यहाँ पर है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये किस प्रकार का? यानी कि कर्म प्रधान वाक्य है। तो यहाँ पर ये कर्म प्रधान वाक्य होने के कारण यहाँ पर कैसा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, आगे देखना। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखो, हम आपको और अच्छे से अच्छी जानकारी देंगे, एक से एक। अब ये क्रिया का टॉपिक पूर्ण हो जाने के बाद हम आपको क्वेश्चंस और देंगे। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने हैं और कुछ कमेंट में जो भी हम आप वीडियो को देखते हो और कमेंट में आप अपने किसी भी प्रकार के जो विचार हैं वो हमें लिख कर भेजें। रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देती हैं। अब देखो, रंजक जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, रंजक यानी कि नया रंग। रंजक का मतलब होता है रंग, रंग में परिवर्तित कर देना, यानी कि कुछ नया कर देना। क्या है? रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देती हैं, इसीलिए इसे रंजक क्रिया कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रंजक क्रिया कहा जाता है। देखना दोस्तों, उदाहरण, जाना। जाना यानी कि ये क्रिया शब्द है। अब जाना से देखो, छा जाना, खा जाना, उठ जाना, ये सभी रंजक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जहां पर ना प्रत्यय का प्रयोग होगा वो रंजक क्रियाओं के अंतर्गत ही होगा। आना, कर आना, चढ़ आना, पढ़ना, टूट पड़ना, उबल पड़ना, फूट पड़ना, वह गुस्से से फूट पड़ा। तो इस तरह से ये क्या है? सब रंजक क्रियाएं हैं। आगे देखो, बैठना, लड़ बैठना, चढ़ बैठना। अब आगे हम देखते हैं समापिका क्रिया। समापिका, समाप्त कर देना। समापिका का अर्थ क्या होता है? समाप्त। सबसे सरल तरीका,
आप उस शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए और उस शब्द के अर्थ में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई रहती है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। समापिका, समापिका का अर्थ होता है समाप्त करना। जो क्रिया क्या हो जाती है, जो क्रिया शब्द उसको समाप्त कर देता है, यानी कि जो वाक्य को समाप्त कर देती है और वाक्य के अंत में आती है। जो वाक्य को समाप्त कर देती है और वाक्य के अंत में आती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखना, नंबर 1 उदाहरण, मधुमती मंच पर नृत्य करती है। मधुमती मंच पर नृत्य करती है, यानी कि यहाँ पर देखना कर्ता क्या है हमारे पास, मधुमती हो गया। अब वो कहाँ पर नृत्य कर रही है, मंच पर कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। ये भी क्रिया है, लेकिन वो उस नृत्य को पूर्ण कर चुकी है, नृत्य करती है, वो कर रही है, ठीक है ना। अब आगे देखो, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि ये इस वाक्य की पूर्णता पर निर्भर करता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ते हैं। उद्यान में फूल खिले हैं, बगीचे में क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। अब आगे देखिए, असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या होती है कि जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है। जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है। देखो, आपने वाक्यों के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, पढ़ा होगा ना। तो उद्देश्य कर्ता होता है जो मुख्य, वो उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो वर्णन किया जाता है वो विधेय कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि वाक्य में विधेय के अंतर्गत, वो विधेय के अंतर्गत नहीं होती बल्कि वो अन्य स्थान पर ही प्रयुक्त होती है। वो कौन सी क्रिया कहलाती है, वो असमापिका क्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखिए, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। अब देखना यहाँ पर, अच्छा, अब यहाँ पर आप बताइए कि उद्देश्य क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं अध्यापक, यहाँ पर ये तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। लेकिन इस उद्देश्य के बारे में मैं इस उद्देश्य के बारे में अभी जो वर्णन किया जा रहा है वो सभी क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। लेकिन अभी वाक्य में हमने परिभाषा के अंतर्गत क्या पढ़ा था कि जो विधेय के अंतर्गत न होकर किसी अन्य स्थान पर ही प्रयुक्त होती है। अब वो अध्यापक से मिलकर अभी लौटा है, ये सब तो विधेय हो जाता है, लेकिन ये विधेय न होकर बल्कि कोई अन्य ही असमापिका क्रिया शब्द कहलाता है। आगे देखो, सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, बहता हुआ कमल। अब ये बहता हुआ शब्द क्या हो गया, हमारा असमापिका क्रिया के अंतर्गत हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेरणा, जहां जिस वाक्य में प्रेरणा दी जा रही हो, किसमें, कि जिस वाक्य में कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य से कराता है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता उस कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि वो उस कार्य को दूसरों के द्वारा करवाता है। अब आगे इसके उदाहरण देखो, अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया। अध्यापक ने स्वतः ये कार्य नहीं किया, यानी कि अध्यापक स्वयं नहीं कर रहे ये कार्य, बल्कि वो किससे करवा रहे हैं, बच्चों से गीत गवाया। आगे देखो, अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। यहाँ पर अधिकारी ये कार्य स्वयं नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, वो प्रेरणा दे रहे हैं, किसको, बाबू से, और वो बाबू को प्रेरणा देकर वो क्या करवा रहे हैं, उनसे पत्र लिखवा रहे हैं। ओके, थैंक्स।